औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर साइंस कराची बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। मेरे बेटे, मैं आज आपके सामने आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी किया और यहाँ पर मैं चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कि जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर ये टॉपिक हमें नज़र आता है। तो याद रहे, चैप्टर 4 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं उसमें ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन एग्ज़ाम में नहीं आता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टॉपिक मोस्ट पॉसिबल चांस है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आज हम इसको कवर करेंगे। जिस तरह से मैट्रिक में आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, AC = V² अपॉन R, आज हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे कि आखिरी फार्मूला कहाँ से आया है, क्या मैथमेटिकल स्टेप्स यूज़ किए गए इसको ड्राइव करने में। तो ये आपकी बुक का चैप्टर 4 है। तो आइए, आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ गए हैं कि अगर पेपर की बात की जाए तो ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला ड्राइव करने को आता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर ये डायग्राम, तो खैर बेटा जब हम डेरिवेशन आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सेकंड डायग्राम जो नीचे आप देख रहे हैं इसको बिल्कुल आराम से ब्रीफ किया जाएगा। खैर अभी आप फर्स्ट डायग्राम देखिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ताल्लुक, पहली बात तो ये समझ जाएं, किससे है? सर्कुलर मोशन से है। लेकिन टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा होता है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन पॉसिबल हैं। यानी जब वो यहाँ पर मूव करे और इसकी स्पीड भी चेंज हो रही हो तो इसके पास एक एक्सेलरेशन होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि टेंजेंट होगी सर्कल के, और वो ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी अराइज होगी। और एक एक्सेलरेशन इसमें और होगी जो कि होगी ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। यानी आप देखें, अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म स्पीड से और उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रही हो, तो इस सूरत हाल में आप डायग्राम में देखिए कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लीनियर वेलोसिटी किसी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो उसके लिए हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा फ्रॉम द सर्कल। तो इट मीन आप देखें टेंजेंट की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही है? चेंज। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से भी मूव करता रहे तो एक एक्सेलरेशन उसके पास लाजमी होगी, जिसको हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और इसका सिंबल आपके सामने है, ए के नीचे सी लगाया हुआ है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो आई होप आप बात समझ गए होंगे। जैसे बुनियादी बात तो पहले अपने ध्यान में बिठाएं कि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होना लाजमी है, चाहे उसकी स्पीड चेंज हो या ना हो, लेकिन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके बाद लाजमी है। तो अब इतना कॉन्सेप्ट बनाने के बाद हम अपने काम को आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन आ रही है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। तो अभी आपने सीखा द एक्सेलरेशन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, यानी कि इसके लिए कंपलसरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो सर्कुलर पाथ पर तो ओनली ड्यू टू रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी कि वो एक्सेलरेशन जो सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज की वजह से अराइज हो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। आई होप इतना पैसेज आपके समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब यहाँ पे जो डायग्राम नीचे आप देख रहे हैं, आप जैसे पेपर की बात करेंगे, सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आप ये डायग्राम भी बनाकर अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को शो कर सकते हैं
और लाजमी नहीं है कि फर्स्ट डायग्राम बनाएं। ये जो नीचे के दो डायग्राम हैं ये दोनों इस टॉपिक के लिए कंपलसरी हैं, यानी ये आपको लाजमी बनानी है, क्योंकि हम जो भी डेरिवेशन में वर्डिंग यूज़ करेंगे उसमें हम इन दोनों डायग्राम को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। तो आइए इस डायग्राम को स्टार्ट लेते हैं कि एक हमने पार्टिकल सपोज कर लिया है जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है स्पीड v से। याद रहे जो स्पीड v है ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, यानी स्पीड v से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो अब यहाँ अगर आप सर्कुलर पे देखें तो हमने दो पॉइंट मेंशन किए हैं P1 और P2। तो एक्चुअली जो पार्टिकल जब स्टार्ट में था तो ये r आप देख रहे हैं सर्कल का रेडियस है, और P1 वो पॉइंट है जहाँ पे पहले था, और कुछ देर के बाद ये कहाँ पर आ जाता है, सर्कल पे मूव करते पॉइंट P2 पर आ जाता है, और रेडियस देख सकते हैं आप। तो यहाँ इस बात को यहाँ लिखा जा रहा है कि सपोज इट्स लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट P1 इज V1, यानी कहना चाह रहे हैं कि ये जो टेंजेंट होगा ये हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। तो आप देखें रेडियस ड्रॉ हुआ तो इससे 90 के एंगल पे क्या ड्रॉ कर दिया आपने, टेंजेंट। तो यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोशिश करें जितना इस रेडियस वेक्टर की लेंथ आ रही है उतनी ही ये वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ आपने ड्रॉ करनी है, और ये बिल्कुल इसके नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये वेलोसिटी v1 जो है ये टेंजेंशियल वेक्टर है जो लीनियर वेलोसिटी को शो करा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम भी रहा होता है और आपके हाथ से छूट जाए तो वो सीधा जाता है, इट मीन्स इट हैज़ लीनियर वेलोसिटी। तो उसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द टेंजेंट। टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है और वो रेडियस की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब पॉइंट P1 की बात करें तो वहाँ वेलोसिटी डायरेक्शन क्या आ रही है, V1, और ऐसे जब पॉइंट P2 पर मूव करता हुआ आ गया, ये जो सर्कल पे इसने कवर किया आर्क लेंथ आप देख रहे हैं डेल्टा एस से शो की जा रही है। तो याद रहे ये एंगल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये थीटा जो आप एंगल देख रहे हैं जो सेंटर पर बन रहा है, क्योंकि टाइम इंटरवल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये जो डेल्टा एस आप देख रहे हैं ये अभी तो आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली थीटा बहुत छोटा सा है। तो अब डेल्टा एस की जो भी आर्क लेंथ आएगी वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो अब बताएगा जब P2 पर पहुंचे तो वेलोसिटी का वेक्टर क्या हो गया, V2, और डायरेक्शन में क्या गया, चेंज, कि V1 सीधा जा रहा था और V2 ने यहाँ से क्या बना लिया है, एक एंगल बना लिया है। तो हम कह सकते हैं कि टाइम T1 और T2 पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। लेकिन एक बात याद रहे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने की वजह से वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे वो V1 की निकालें या V2 की निकालें वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो V से उसको रिप्लेस कर सकते हैं आगे जाके जहाँ पे V1 V2 आएगा, और मैग्नीट्यूड लगाना होगा तो हम खाली क्या लगा देंगे, V। तो यहाँ आप बराबर में देखें एक डायग्राम और बनी हुई है, ये हमने नेक्स्ट पेज पे बना के दिखाई है आपको, मगर फिर भी आप यहाँ समझते हो इसको जाइए कि ये एक ट्राइंगल बनाई गई है जो कि आप देख सकते हैं ये वेलोसिटी V1 है और ये वेलोसिटी V2 का वेक्टर है। तो इन दोनों की डायरेक्शन में क्या आ गया है, चेंज। तो जब इन्होंने पहले क्या किया, V1 बनाया और फिर V2 को लाके V1 की टेल से जोड़ दिया, और वो एंगल जो यहाँ रेडियस से बन रहा था थीटा, ये एंगल इन दोनों के दरमियान में आ गया। फिर इसके पीछे भी एक ज्योमेट्री है वो आप नेक्स्ट पेज पे समझेंगे। फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि अगर हम देखें V1 को तो ये रेडियस की क्या है, परपेंडिकुलर, और V2 भी क्या है, रेडियस इस वाले की परपेंडिकुलर। तो ज्योमेट्री कहती है कि अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है तो उनके परपेंडिकुलर अगर दो लाइन बनाई जाए और उनके दरमियान एंगल निकाला जाए तो उनका एंगल भी क्या आएगा, थीटा। तो क्योंकि रेडियस के दरमियान एंगल थीटा बन रहा था तो ऐसी V1 और V2 क्योंकि इन दोनों रेडियस की ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो अगर इनको कनेक्ट कर कर एक एंगल निकाला जाए तो इनका एंगल भी वही आएगा जो रेडियल लाइंस का आ रहा था, यानी थीटा। जब भी हमने V1 V2 के बीच में एंगल क्या बना दिया, थीटा। अब यहाँ आप देखिए कि V1 V2 की डायरेक्शन पैरेलल नहीं है बल्कि इनमें गैप आ गया है। तो इस गैप को हम शो किससे कर रहे हैं, डेल्टा V से। डेल्टा V वो चेंज इन डायरेक्शन इन वेलोसिटी है जो मेन कॉज बनेगा किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो अब हमने यहाँ क्या किया, V1 पे हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हुए डेल्टा V की टेल लगा दी। तो अब अगर डायग्राम देखें तो यूँ लग रहा है कि V1 में डेल्टा V ऐड हुआ तो रिजल्टेंट क्या आ गया, V2। तो ये वेलोसिटी की डायग्राम, ये ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल जो आपको अंदर देख रहे हैं OP1 P2, ये आपको लाजमी बनानी है। और अब इन दोनों ट्राइंगल को मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा आपको,
और वहां पर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और कुछ मैथ के स्टेप्स यूज करेंगे जिनसे डेरिवेशन आपकी कंप्लीट होगी। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब बेटा डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब यहाँ पर ये डायग्राम जो पीछे हमने बनाई हुई थी वो दो ट्राइंगल जो एक सर्कल के अंदर बन रही थी जिसका नाम था OP1P2 और एक वेलोसिटी वाली ट्राइंगल जो कि हमने BAC का नाम दे दिया है। इन दोनों ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको डेरिवेशन करते हुए हेल्प हो। तो डायग्राम फिगर 2 यानी कि वेलोसिटी डायग्राम को आप देखिए तो वहाँ क्या लग रहा है, हेड टू टेल रूल कि V1 के हेड में डेल्टा V की टेल लगा दी तो रिजल्टेंट क्या मिल रहा है आपको V2, यानी हमने हेड टू टेल रूल से V1 प्लस डेल्टा V को क्या लिख दिया V2 के बराबर। तो यहाँ से हमें डेल्टा V निकालना है तो V1 प्लस का जरा कि क्या हो गया माइनस का, तो V2 माइनस V1 यही वो चेंज इन डायरेक्शन है जो रीजन बनेगा किसका, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बाद यहाँ लिखी गई कि दिस चेंज इन वेलोसिटी इज ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, सो दिस रेट ऑफ चेंज विल बी कॉल्ड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। यानी कि अगर इस चेंज को हम टाइम से डिवाइड करा दें तो हमें मिल सकता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। इतनी बात क्लियर हो गई है आपके। तो लेट्स मूव ऑन कि अब यहाँ पर वो बात आ रही है जो मैंने लास्ट पेज पे आपको समझाई थी कि जब रेडियल लाइंस का एंगल थीटा बन रहा है तो V1 और V2 जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो अगर दो लाइंस का एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर अगर दो लाइन बनाई जाएं और फिर उनके दरमियान एंगल निकाला जाए तो उनका एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा। ये बात यहाँ लिखी हुई है कि एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस इज सेम एज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, यानी कि एंगल V1 V2 का भी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा क्योंकि वो इन दोनों रेडियस के क्या बनाए हैं, परपेंडिकुलर। आगे चलते हैं। तो अब ये जो दो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, एक ट्राइंगल OP1P2 अंदर आ रही है। पहली बात तो जरा इस पर गौर करना पड़ेगा कि अब यहाँ मैथमेटिक्स अपनी यूज़ कीजिए। सबसे पहले तो एक नाम ले रहे हैं यहाँ पे आइसोसेलिस ट्राइंगल का। एज यू नो बेटा कि जब हम बात करते हैं OP1P2 की तो OP1 भी क्या है, रेडियस, और OP2 भी क्या है, रेडियस। एक ही सर्कल के रेडियस अलग अलग नहीं हो सकते, इसलिए OP1 और OP2 लेंथ में क्या है, बराबर। तो एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड लेंथ में इक्वल हो वो कहलाती है आइसोसेलिस ट्राइंगल। और ऐसे ही अगर आप यहाँ देखें तो हमने बताया था आपको कि V1 और V2 जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, वो V के बराबर ही होगी। जितना V1 के वेक्टर की लेंथ आएगी, क्योंकि आपको पता है वेक्टर जो चैप्टर में मैट्रिक में पढ़ा है वहाँ पर जो लेंथ होती है किसी वेक्टर की वो उसकी मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो क्योंकि V1 और V2 दोनों V के ही बराबर हैं तो हम यहाँ पे जो इसकी लेंथ ड्रॉ करेंगे वो इक्वल ड्रॉ करेंगे। तो यूं V1 V2 अलग अलग लेंथ नहीं है बल्कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल BAC है ये भी आइसोसेलिस है क्योंकि दो साइड इक्वल हैं, और ट्राइंगल P1 और P2 भी क्या है, आइसोसेलिस है, इसके दो साइड इक्वल है। मगर अब आगे आप देखें यहाँ ये वर्ड लिख रहे हैं सिमिलर। तो आइए अब ये क्या चीज़ है, सिमिलर ट्राइंगल मेरे बेटे क्या होती हैं कि ये आपस में इनके जो दोनों एंगल्स, यानी कि अगर आप दोनों ट्राइंगल के देखेंगे तो तीनों एंगल इनके क्या होंगे, बराबर। आई रिपीट माई वर्ड कि यहाँ पे आप एक एंगल देख रहे हैं थीटा। पहले इसको देखते हैं। थीटा के बारे में तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि ये एंगल जो कि O पे बन रहा है और यहाँ एंगल B पे बन रहा है, ये दोनों एंगल सेम हैं क्योंकि ये रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के एंगल हैं। तो एक एंगल तो आपका थीटा दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी एक एंगल आपका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया है, सेम। कि इसमें आप ये कह लें जो आर्क लेंथ है वो थीटा की वजह से जो भी लेंथ बनाएगी, ऐसी डेल्टा भी चेंजिंग वेलोसिटी आ रहा है वो भी थीटा की वजह से, ये दोनों थीटा क्या रहेंगे, सेम। तो एक एंगल तो इनका सेम हो गया है। अब जो बाकी दो एंगल हैं जो कि रेडियस के सामने आ रहे हैं, ये यहाँ पर V1 V2 साइड के सामने आ रहे हैं। तो एज यू नो कि यहाँ पर मैंने लास्ट पेज मेंशन किया था कि आप जितना रेडियस की लेंथ आए उतना ही V1 की लेंथ बनाइएगा। तो इससे बात डन हो जाती है, जितना रेडियस की लेंथ होंगी उतनी ही V1 V2 की लेंथ होंगी, क्योंकि ये रेडियस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए इस बात का ख्याल रखा गया कि इनकी लेंथ रेडियस के बराबर रहे, और V1 V2 क्योंकि V के बराबर है। तो यूं अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो इनकी क्योंकि अपोजिट साइड रेडियस और वेलोसिटी दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल, तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे,
इक्वल। ये मैट्रिक का थ्योरम है कि अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि दो ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं इनके एक्चुअली तीनों एंगल बराबर हैं। एक थीटा तो आपको नजर आ रहा है, बाकी दो एंगल इसलिए बराबर हैं कि जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको हमने ड्रॉ करते हुए इस बात का ध्यान रखा कि वो आपस में क्या रहें, बराबर। तो इसलिए जो उनकी अपोजिट एंगल आए वो भी क्या बने, बराबर। तो यहाँ मैं समरी कर देता हूँ कि मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि इन तीनों एंगल को अगर हम देखें, कोरस्पॉन्डिंगली देखें, कोरस्पॉन्डिंग साइड के दरमियान में देखें, तो ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसी दो ट्राइंगल जिनके इंटीरियर के तीनों एंगल्स इक्वल हों वो कहलाती हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ मैं आपको ये बात समझा देता हूँ, ये आपने बनाना नहीं है, आप खाली मैथ की टेक्निक समझेंगे कि सिमिलर ट्राइंगल के अंदर हैव द सेम इंटीरियर एंगल, तीनों एंगल्स क्या होते हैं, बराबर और प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब ये कि इनकी कोई भी दो साइड आप लें कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी यहाँ से भी कोई दो साइड लें और यहाँ से दो साइड लें और उनको आपस में डिवाइड कराएं तो उनके आंसर क्या आते हैं, इक्वल। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे ये देखें आप नीचे कि दो अलग अलग ट्रायंगल नजर आ रही हैं लेकिन इनके दोनों के तीनों एंगल्स क्या आ रहे हैं, 60-60 आ रहे हैं। तो इसलिए तीनों एंगल सेम होने की वजह से ये ट्रायंगल इक्वल तो नहीं है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं, मगर क्या है, सिमिलर हैं। यानी कि तीनों एंगल अगर सेम हो जाते हैं तो ट्रायंगल कहलाती है सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल कौन बन गई हैं अब, ओ P1 P2 और बी ऐसी क्या हो गई हैं, सिमिलर, क्योंकि इनके तीनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो यूं अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पहले आप देख रहे हैं कि इनकी कोई दो साइड की रेशियो बनाएं तो आपस में क्या आएगी, इक्वल। तो अब यहाँ ज्योमेट्री का रूल अप्लाई कर रहे हैं कि हमने थीटा के सामने यहाँ क्या आ रहा है, डेल्टा एस, और यहाँ थीटा के सामने क्या आ रहा है, डेल्टा वी। तो हमने डेल्टा एस को ऊपर रखा और ये दोनों तो आर ही हैं, दोनों रेडियस ही हैं, तो कोई भी साइड नीचे आ जाए डेल्टा एस अपॉन आर इस तरफ आ गया। ऐसे इधर चलते हैं तो यहाँ थीटा के सामने क्या आ रहा है, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी को ऊपर रखा और V1 V2 हमने पिछले पेज पे दिखाया था कि मैग्नीट्यूड वाइज वो आपस में इक्वल हैं और वो V के ही बराबर हैं। तो हमने डेल्टा वी को ऊपर जो थीटा के सामने आ रहा था और V1 V2 को V से रिप्लेस कर दिया। तो इट मीन इसे आप कोई भी साइड ले सकते हैं लेकिन आपको बस थीटा के सामने साइड को ऊपर रखना है। तो यू डेल्टा एस अपॉन आर इस ट्राइंगल से आ गया और डेल्टा वी अपॉन वी इस ट्राइंगल से आ गया। तो दोनों इक्वल इसलिए हो गए कि द बोथ आर प्रोपोर्शनल। तब यहाँ से हम जी डेल्टा वी की वैल्यू बनाएंगे तो वी डिवाइड का तरह की क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और आपको पता है डेल्टा वी ये वही चेंज है डायरेक्शन में जो मेन रीजन बन रहा है किसका, सेंट्रल एक्सेलरेशन का। तो इसको अब हम डिवाइड कराएंगे टाइम से ताकि इसका रेट निकले। तो डेल्टा टी से डिवाइड करा तो दोनों साइड पे डिवाइड हुआ डेल्टा टी से। और अब क्योंकि मैंने आपको कहा था ये थीटा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट देते हुए हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है तो लिमिट लगा दी गई, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। और एज यू नो मैट्रिक में हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये उल्टे हाथ पे जो एक्सेलरेशन आ गई ये वही एक्सेलरेशन है जिसका हमें फॉर्मूला बनाना है ए। तो इसको उठा के हमने ए सी लिख दिया, सीधे हाथ पे ये बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसको ब्रैकेट में हटा के क्या लिख दिया, वी, और आगे वाला वी अपॉन आर ऐसे लिखा हुआ है। अब वी इंटू वी क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो लीजिए मैट्रिक वाला फॉर्मूला ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर आपके सामने ड्राइव हो गया है। आप इसको आराम से देखिए, तब मैथमेटिकल बातें आपको समझाने के लिए हैं। आपने खाली ये जो डायग्राम एक बार बनानी है और अपनी वर्डिंग जो लेफ्ट पे लिखी जा रही है सारी ये आपने कंप्लीट करनी है इस क्वेश्चन में। इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अब ये बात याद रहे कि इसमें चैप्टर 4 के अंदर सर्कुलर मोशन में आप दो नाम सुनेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, वो जो वेलोसिटी अभी बनी हुई है वी ये लीनियर है। तो बाद में एग्जाम में सवाल आता है कि आप उसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में पेश करें। तो हम नेक्स्ट पेज पे काम करते हैं। तो बेटा सिलसिले को यहाँ कंप्लीट करना चाहूंगा। मैंने ये इसलिए कनेक्ट कर दिया है कि बाद औक़ात एग्जाम में लॉन्ग सेक्शन जब आता है तो वो कहते हैं कि आप इसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में भी ड्राइव करें। तो आप परेशान ना हो, ये एक टॉपिक है जो सर्कुलर मोशन के चैप्टर में आपने पढ़ना है आगे जाकर। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं, देख सकते हैं आप ये डब्ल्यू जो सिंबल आप देख रहे हैं इस टाइप का, ये ओमेगा ये शो करता है एंगुलर वेलोसिटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में चलता है तो उसके बाद एक वेलोसिटी और होती है, इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये एक फॉर्मूला है फिलवक, आप इसको याद कर लें, v इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। तो हम पीछे जो हमने फॉर्मूला बनाया है ए सी वाला वी स्क्वायर अपॉन आर, वहाँ v को हटा के क्या रख देंगे, आर ओमेगा। बस फिलवक इस बात को याद रखें, इसके स्क्वायर को अलग करेंगे
तो रेडियस से एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये ए सी का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ ओमेगा आ गया। मैंने अभी आपको ओमेगा तफसीलन नहीं समझाया है क्योंकि टॉपिक के दौरान ये हमारे को कंप्लीट करना होगा। अगर सवाल में हमसे मांगता है टर्म ओमेगा भी बना के दिखाएं तो फिर आपको इतना करना पड़ेगा, और अगर वो बोलता है टाइम पीरियड की फॉर्म में बनाएं तो इसको मजीद खोलना पड़ेगा। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन टाइम, और ये पूरे सर्कल के लिए एंगल होता है 2 पाई, तो ऊपर में 2 पाई रख दिया, नीचे टाइम आ गया। और अब ओमेगा की इस वैल्यू को उठाकर हमने इक्वेशन 2 में यहाँ रख देना है। ओमेगा पे स्क्वायर आ रहा है तो ये स्क्वायर अलग किया सबके ऊपर, और अब टाइम पीरियड को अगर ऊपर ले जाएं तो रेसिप्रोकल क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी। तो अगर इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी मांग लेता है तो फिर आपको यहाँ तक करना होगा। यहाँ पे आकर हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। आप इसको दोहराइए और जहन नशीन कीजिए, इंशाल्लाह इसके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने आपके सामने आज चैप्टर 4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट से आपको लाजमी मार्क्स दे सकता है, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, इसको ब्रीफ करा। याद रहे चैप्टर 4 से दो ही टॉपिक लॉन्ग में आ सकते हैं, या तो प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन। तो इनको अब अच्छा रेडी कीजिए, और क्योंकि जो फॉर्मेट है उसमें चैप्टर 4 से एक लॉन्ग का पार्ट लाजमी आएगा, तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि अपने सफ़र को आसान कीजिए और इस टॉपिक को अभी भरपूर अंदाज में रेडी कर लीजिए, ताकि आगे जाके पूरे सेशन में आपके लिए आसानी क्रिएट करें और टिल एग्ज़ाम ये आपका बहुत परफेक्ट हो जाए। एंड आई होप कि आज का पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।